प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने दिशा जूनियर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत मन लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि रोजाना शाम के 6 बजे हम लोग क्लास 9th के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए एसएसटी पढ़ते हैं। और इस एसएसटी में अपना जो है ज्योग्राफी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, है ना। 4 विषय है एसएसटी में, तो फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में आपका चल रहा है तीसरा चैप्टर। ज्योग्राफी का यानी भूगोल का तीसरा चैप्टर चल रहा है अपवाह स्वरूप, जिसमें हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़े हैं, है ना। पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन पर पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसका पिछले क्लास में यानी कल शाम में ऑब्जेक्टिव कर लिए, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव जो कि किताब में नहीं रहता है ना, अपना पर्सनल बना करके क्वेश्चन। और आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यानी बुक वाला सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये जो सेशन है अपना किस चीज के लिए है? तो आपका बुक वाला जो जितना भी क्वेश्चन है वो सभी के लिए अपना है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी जुड़िए, फिर स्टार्ट करेंगे अपने इस बहुत महत्वपूर्ण सेशन को। आप सभी को गुड इवनिंग, है ना जी। सभी को गुड इवनिंग। बुक्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यानी बुक का क्वेश्चन आंसर है इसमें। बुक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी सब्जेक्टिव है, सब करेंगे हम लोग। हम लोग ऐसे ही तो पढ़ाई करते हैं कि एक क्लास आपका एक्स्ट्रा लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। काहे काहे कि ऑब्जेक्टिव जो है बच्चा, वह आजकल सब एग्जाम का डिमांड जो है वह ऑब्जेक्टिव हो गया है ना। आप चाहे 10th का एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, आधा क्वेश्चन, है कि नहीं। फिर आपका 12th का दीजिएगा, उसमें भी वही हाल है। आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो 100% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव का बेस अभी से हम लोग जानबूझकर आपका मजबूत करेंगे, क्योंकि फिर कंपटीशन भी आप लोग को हम ही लोग पढ़ाने वाले हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि नहीं, दिशा में कंपटीशन का भी बैच है। तो अभी से लेकर के आप लोग निश्चिंत हैं कि कहीं जाना ही नहीं है ना। मैट्रिक करेंगे यहीं से, फिर 12th पास आउट करेंगे, साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आपकी मर्जी जो आप लेना चाहें, आप यहीं से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 12th करने के बाद अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग करते हैं, तो फिर उसके लिए भी अपने पास सुविधा है। तो आपको अभी से मजबूत करके रखेंगे तब ना आगे चल करके हमें आसानी होगी आपको जल्दी से तैयार करने में, ताकि आप जल्दी से नौकरी ले सकें, अच्छा रिजल्ट दे सकें, है ना। चलिए जी, संजय सर आ गए हैं बच्चा, आयुष कुमार बिल्कुल सर आ गए हैं। और कल से आपकी क्लास होगी 10th की, है ना, कल से। आइए अभी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। और आप देखिए ये आपका तीसरा चैप्टर आज हो गया आपका डन। आज आपका कंप्लीट हो गया यह तीसरा चैप्टर। और आज कितना तारीख है? आज है बाबू 11 अगस्त, है ना। 11 अगस्त 2026। आज 11 अगस्त को आपका यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए अभी अपने पास पर्याप्त समय है, ये नहीं सोचिएगा कि सर बहुत सारा चैप्टर है, बहुत समय लगेगा। इधर जो आपदा प्रबंधन है इसमें उतना समय नहीं लगता है, कम ही टाइम लगता है ना। और ये सभी भी चैप्टर हैं, तो सभी चैप्टर बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे चैप्टर्स भी हैं इसमें। और कुछ समय बाद हम लोग जो है एसएसटी को 2 टाइम में पढ़ेंगे। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को आप एक साथ पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को एक अलग टाइम में पढ़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा बहुत अच्छे से। क्या कीजिएगा, एसएसटी का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है आपका 9th का, है ना। 39 ठो चैप्टर है, 39 चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, अगर अभी से देखिएगा तो अगस्त आपके पास पूरा है, आपके पास सितंबर का महीना है, आपके पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कम से कम जनवरी तक तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। फरवरी में आप लोग 10th का बैच आता है, तो फरवरी में आप लोग वहां जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि बाबू 6 महीना है अपने पास फिलहाल। अपने कोर्स को समाप्त करने के लिए अपने पास में 6 मंथ अभी है। तो हम लोग इजीली सब कुछ कर लेंगे, घबराइएगा नहीं, आराम आराम से कर लेंगे, है ना। ठीक है ना। सर जी अगला चैप्टर जलवायु स्टार्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगला चैप्टर आपका ये जलवायु होगा। ज्योग्राफी अगर स्टार्ट करेंगे तो जलवायु पढ़ाएंगे, और अगर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमिक्स में तीसरा चैप्टर गरीबी है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग 2 चैप्टर ही पढ़े हैं। आइए सभी बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में, तो प्लीज एक बार कहिए कि हाँ सर स्टार्ट किया जाए। कहने का तरीका क्या है, आप
तिल भेजते हैं कमेंट में और हम समझ जाते हैं कि आप चाहते हैं कि अब हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें, है ना। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में तिल भेजिए ताकि हम समझ सकें कि तैयार हैं आप लोग, है ना। ठीक है, हाँ धन्यवाद आयुष कुमार। चलिए, बहुत सारा कमेंट फुल हो गया आपका दिल से। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे आ चुके हैं? अगर नहीं आए हैं तो एक बार आप लोग शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए और अपने इस सेशन को जो है जरूर आप सभी जो भी बच्चे क्लास देखते हैं एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए कि हाँ यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, 9th से लेकर के कंपटीशन तक की पढ़ाई होती है एक संस्था में। हर चीज का पढ़ाई होता है शुरू से, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है ना। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आप सभी तैयार हैं तो बुक्स के सभी प्रश्न, तो बुक में स्टार्टिंग में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे स्टार्टिंग में क्या है कि ऑब्जेक्टिव है, जो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं किए थे, उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो है आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ था। तो हमने देखा कि 10 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में दिया था, ठीक है। तो पहले हम लोग 10 ठो ऑब्जेक्टिव बुक में जो दिया है उसको कर लेते हैं। 10 ठो ऑब्जेक्टिव जो बुक्स में दिया गया है बच्चा, उसको पहले कर लेते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। देखिए राज्य तो हम बता देंगे और पहले क्लास में बताए भी हैं, है ना। अपना ही राज्य है बिहार, लेकिन बिहार राज्य के किस जिला में है ये आप बताइए हमको, है ना। लक्ष्मी सागर झील आप सभी बता देंगे कि सर बिहार का है लक्ष्मी सागर झील, लेकिन आप हमें जिला का नाम बताइए, कहाँ बिहार में, कहाँ, है ना, बिहार में कहाँ। ठीक है, बिल्कुल बच्चा, क्या नाम है, सुमन, हाँ सुमन कुमारी सिमरन। अरे दो दो नाम आपने ऐड कर रखा है बच्चा, सुमन भी सिमरन भी। बिल्कुल सही कहा, दरभंगा जिसका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। बिहार के दरभंगा जिले में, कहा, बिहार के दरभंगा जिले में आपका जो है लक्ष्मी सागर झील है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लवणीय झील है। इनमें से कौन सा एक झील जो है जो लवणीय झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है, लवणीय झील है। कहते हैं वुलर झील, डल झील, सांभर झील, गोविंद सागर झील। तो अच्छा, कभी आप लोग सांभर खाए हैं, इडली सांभर। इडली सांभर अरवा चावल का जो आटा होता है ना, का बनता है इडली, और सांभर उसके साथ में जो है दिया जाता है सब्जी। तो सांभर कैसा होता है, नमकीन होता है। तो ये जो सांभर आपका झील है यह लवणीय झील है। सांभर कैसा झील है, लवणीय झील है। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा, सांभर खाए होंगे ना, इडली सांभर। तो सांभर कैसा होता है, नमकीन होता है, वो जो सब्जी रहता है नमकीन होता है। तो यह झील कैसा है, नमकीन है, यानी लवणीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है। आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी पर बना हुआ ब्रिज गांधी सेतु। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, ठीक है ना। वही पुल जो बिहार में अक्सर गिर जाया करता है जहीं तहीं, वही वाला पुल का बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी पर जो गांधी सेतु है वह किस शहर के नजदीक स्थित है, तो पटना के नजदीक स्थित है ना, पटना के निकट यह स्थित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला सवाल है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कौन सी नदी इनमें से भ्रंश घाटी से होकर बहती। तो भ्रंश घाटी से होकर के दो नदी बहती है जो आपके पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और तापी। तापी या फिर उसको हम लोग ताप्ती भी कहते हैं, है ना। तो नर्मदा और तापी या ताप्ती। तो यहां पर नर्मदा है नहीं ऑप्शन में, हमारा तापी है, तो हमने तापी को टिक कर दिया। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नर्मदा रहता तो हम लोग नर्मदा को टिक करते। ठीक है बात, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत,
दक्षिण भारत की सबसे जो बड़ी नदी है, जो सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है गोदावरी, और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं हम लोग, है ना। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, क्योंकि यह दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी है, और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, या फिर आप इसके वृद्ध गंगा भी कहते हैं, क्योंकि यह उम्र में गंगा, जो अपनी जो एक्चुअल गंगा नदी है, उससे उम्र में बड़ी है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको वृद्ध गंगा भी कह सकते हैं। फिर कहते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी का एक समझौता है। होता है ना कि कुछ एग्रीमेंट है पानी को लेकर के, कि हाँ भारत कभी उसके पानी को बंद नहीं करेगा, है ना। तो वही बात हम कह रहे हैं कि ये वाला जो समझौता है सिंधु नदी के पानी को लेकर के, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो यह समझौता है, आखिर यह समझौता कब हुआ था? यह समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता हुआ था बच्चा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। बात क्लियर है? आइए, अगला सवाल है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है हमारी हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी के कई नाम है। ब्रह्मपुत्रा नदी के कई सारे नाम है। पहला नाम इसका यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, ठीक है। कहां पर? तिब्बत में। कहां पर यह नाम है? तिब्बत में, ठीक है। स्पेलिंग गलती हो गया क्या तिब्बत का? तो में हर्षी का होता है लगता है ना। अच्छा, जो भी हो, तिब्बत में, ठीक है। उसके बाद यह जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग, क्योंकि इसमें दिहांग नदी आकर के मिलती है, वहां पर इसका नाम है दिहांग। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। हर बात को समझ लीजिए, बार बार इसको समझने का मौका नहीं मिलता है बाबू, है ना। हर चीज लौट कर वापस आ सकता है, आपका बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। दिहांग। उसके बाद यह नदी जो है जब असम में प्रवेश करती है, असम में इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो असम में इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहां पर है? असम में, ठीक है। उसके बाद यह नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में। उसके बाद यह नदी प्रवेश करती है कहां पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। कहां पर? बांग्लादेश में, ठीक है। ठीक है बात। राइट आंसर हमारा चरचट हो गया, चारों क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो ब्रह्मपुत्रा नदी का उपनाम है। इसको कहां पर सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में। तिब्बत में इसको जो है सांगपो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात बच्चा कौन सा है? गर्म जल का, गर्म जल वाला जलप्रपात, वाटरफॉल जो है वह कौन सा है ना। तो देखिए, कहते हैं ककोलत जलप्रपात, करसोप्पा जलप्रपात, ब्रह्मकुंड जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। यहां पर जो ब्रह्मकुंड जलप्रपात देख रहे हैं आप, यह गर्म जल का जलप्रपात है, गर्म जल वाला जलप्रपात है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मकुंड। अब क्वेश्चन का आंसर सी ए दिया है क्या जी बुक में? ज्यादातर का आंसर सी ही देख रहे हैं हम लोग। अभी मिला लेते हैं। कहते हैं कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल आप जानते हैं नेपाल में गोसाई धाम जगह है, वहां से यह कोसी नदी की जो मुख्य धारा है, उस धारा का नाम है अरुण, है ना। तो ये मुख्य धारा अरुण जो है कोसी नदी की, यह गोसाई धाम से निकलती है नेपाल में। अच्छा, एक बार मिला लेते हैं, तो सबका आंसर सी ही का है लग रहा है जी, ज्यादातर का सी था क्या? देखिए, पहला का उत्तर सी, दूसरा का भी सी, तीसरा का भी सी, चौथा का भी सी, पांचवा का खाली बी है ना। फिर छठा का सी, सातवां का बी, आठवां सी, नौवां सी, है ना जी। सब का 9 क्वेश्चन था, सब का आंसर सी ही है ना।
2 ठो का बीच में बी था खाली। चलिए, अब हम लोग लघु उत्तरीय करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लघु उत्तरीय में चलते हैं। अपना यह हो गया, तो हम लोग लघु उत्तरीय पर चलते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या होता है बाबू? इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं कम से कम 30 शब्दों में। मान लीजिए कि लगभग 30 वर्ड्स में इसके उत्तर हम लोगों को लिखने होते हैं, 30 शब्दों के आसपास। और क्या खासियत है इसके लिए? आपको मिलेंगे कितने अंक? वही 2 अंक मिलेगा, ठीक है ना। तो कम से कम शब्दों में अच्छा से अच्छा उत्तर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए। सवाल पर निर्भर करेगा, पहले सवाल समझेंगे फिर उसका उत्तर लिखेंगे। पहला सवाल क्या कहता है? जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है? जल विभाजक नामे से क्लियर है कि यह पानी को बांटता है। तो कहां का पानी को बांटता है? तो 2 अलग अलग नदी तंत्र को यह बांट देता है। जैसे गंगा नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र को बांटने का काम करता है अरावली, है ना। तो यही होता है आपका जल विभाजक। क्लियर? कहते हैं जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पहाड़ या ऊंची भूमि 2 नदियों के जल को अलग करता है तो उसे जल विभाजक कर, ठीक है। 2 ठो नदी, जैसे मान लीजिए यहां से गंगा बहकर इधर चल जाती है और यहां से जो है आपका सिंधु नदी बहकर इधर आ जाता है। आखिर ये पानी इधर क्यों नहीं आया, ये इधर ही क्यों गया? तो इसके बीच में जो है आपका अरावली पर्वतमाला है, जो कि गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली तक के क्षेत्र को ऊंचा करके रखा है। वह इसके पानी को इधर नहीं टपने देता है ना। तो ये आपका जल विभाजक का कार्य करता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे देंगे कि दिल्ली की ऊंचाई सतलज और गंगा बेसिन को अलग करती है। सतलज मतलब सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है उसके, और गंगा बेसिन को अलग करती है कौन? तो दिल्ली का जो ऊंचाई है। ऊंचाई किसके चलते है? वह आप जानते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है यह दिल्ली तक फैली हुई है, इसीलिए यह उसको जो है ऊंचा बनाकर रखती है। क्लियर है बात? आई एक एक बात आप जो है बुक में पहले ही समझ चुके हैं। कहते हैं भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है गंगा का। गंगा नदी का जो नदी द्रोणी है वह सबसे विशाल है बच्चा बिहार में, सॉरी भारत में। हालांकि हमारी तीनों नदी द्रोणियां बड़ी हैं। तीनों मतलब गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्रा हो, या फिर आपका जो है सिंधु नदी हो, तीनों बहुत बड़ी है। लेकिन इनमें सबसे बड़का कौन है? तो सबसे बड़का है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र इनमें से आपका सबसे बड़ा नदी तंत्र है ना। और ये तो डेल्टा वगैरह का भी निर्माण करती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हम लोग लिख देंगे। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, वर्णन करने नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। कहते भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। चलिए इसका लंबाई दे दिए हैं कि गंगा नदी का टोटल लंबाई कितना है। तो गंगा नदी का जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। क्लियर है बात? बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं लिखना है, जितना सवाल में पूछा जाता है उतना ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिंधु एवं गंगा नदी कहां से निकलती है? सिंधु एवं गंगा नदी कहां से निकलती है? तो दोनों नदी एक जगह से नहीं निकलती है, अलग अलग जगह से निकलती है। अलग अलग जिक्र करना होगा कि सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील के बगले से निकलती है, ठीक है। और यह जो आपकी गंगा नदी है, यह गंगा नदी एक्चुअल में भगीरथी नदी का आगे जाकर के भगीरथी नदी मिलती है अलकनंदा में, उसके बाद गंगा कहलाती है। तो गंगा का मूल धारा का नाम है भगीरथी और वह निकलती है गंगोत्री नामक ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है, अपने भारत में, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गंगा हिमालय की गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। एक्चुअल में यह गंगा नहीं निकल करके वहां पर जो है भगीरथी की एक धारा आती है और यह भगीरथी जो है, यही भगीरथी आगे चल करके जो है इधर से आने वाली एक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा, और इस अलकनंदा से मिलने के बाद यह जगह जो है वहीं उत्तराखंड में ही है, वह जगह कहलाता है देवप्रयाग। और इसके बाद जो यह नदी यहां से निकलता है बच्चा, इसको हम लोग गंगा कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से इसका नाम गंगा नहीं है, स्टार्टिंग से इसका नाम क्या है, भगीरथी है। तो वो भगीरथी की मूल धारा निकलती है कहां से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। आप समझ रहे हैं ना, एक एक बात को बहुत धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, आराम आराम से, हड़बड़ नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। हाँ, वही जिसके जिसके मिलने से गंगा कहलाता है। तो गंगा की दो प्रारंभिक धारा वही दोनों है, एगो भगीरथी, एक ठो अलकनंदा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम निम्नलिखित हैं, एक भगीरथी एक अलकनंदा। ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो ये देव प्रयाग, उत्तराखंड के देव प्रयाग में एक जगह मिलती है, और उसके बाद यह जो है क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि गंगा की दो मुख्य धाराएं अलकनंदा और भगीरथी हैं। ये देव प्रयाग नामक स्थान पर मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। बात समझे, यहां से एक नदी बह करके आ रही है, इस नदी का नाम क्या है, भगीरथी। क्या नाम है, भगीरथी। ठीक है, और एक धारा इधर से बह करके आ रही है, अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। हालांकि अलकनंदा में पहले भी कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं, और अलकनंदा में कुल मिलाकर के जो है पहले से 4 जगह नदी मिल चुका है, अलग अलग 4 ठो प्रयाग बन चुका है ना। और ये जहां पर मिला, इस जगह का नाम है देव प्रयाग। क्या नाम है, देव प्रयाग। कहां पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और यहां से दोनों के मिलने से यहां से जो एक नदी मिली है, निकली है, इस नदी का नाम है बाबू गंगा। नदी का नाम है गंगा। ठीक है, और यह गंगा जो है हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और इस गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगा जो है पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है ना। और गंगा की एक धारा कट करके कोलकाता से हुगली नदी के नाम से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हर एक बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है। सबसे पहला बात, ये गाद जो है ना, बार बार आपको कंफ्यूज करता है। ये होता क्या है, ये गाद है ना, ये होता है बच्चा अवसाद। अब अवसाद आप कहिएगा कि अवसाद क्या होता है, ऐसा ऐसा नाम आप बोलते हैं कि हम कभी सुनवे नहीं किए हैं। तो अवसाद मतलब आप समझ लीजिए कंकड़ पत्थर। ठीक है, क्या समझिएगा, कंकड़ पत्थर, या फिर आप समझिए कि चट्टान, या आप समझिए कि मिट्टी हो सकता है, टूटा फूटा हुआ मिट्टी कहीं से बहा के लाएगा, या आप समझिए कि कोई कचरा हो सकता है। ये सब चीज को हम लोग अवसाद कहते हैं, सिल्ट कहते हैं, गंदगी कहते हैं, जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती है। जैसे मान लीजिए कि नदी अभी हम लोग के गांव में बाढ़ बन के आई है, तो जब नदी गांव से वापस जाएगी तो हमारे खेत में जितना भी गंदा प्लास्टिक प्लास्टिक था, मिट्टी उट्टी था, जो भी था, उसको बहाकर अपने साथ ले जाएगा। जब पानी घटते चला जाएगा तो नदियां पानी पीछे हटती चली जाती हैं और अपने साथ में सब कुछ बहा के ले जाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वह नदी में चला गया सब गाद, इसी को गाद कहते हैं या अवसाद कहते हैं। कचड़ा कहिए, मिट्टी कहिए, कंकड़ पत्थर कहिए, जो कहिए। अगर यही नदी पहाड़ी इलाके से होकर बहेगी तो पहाड़ी इलाके में जो यह नदी है, पहाड़ में क्या मिलेगा, कंकड़ पत्थर मिलेगा, टूटा हुआ चट्टान सब मिलेगा, तो वहां पर ज्यादा कंकड़ पत्थर मिलेगा, है कि नहीं। तो वही कहता है कि लंबी धारा, तिब्बत तो बहुत लंबी धारा बहती है ना पहाड़ में, तब जाकर के भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, यू आकार का टर्न लेता है ना, एक बहुत बड़ा महाखड्ड का निर्माण करता है, वहां से वह एंट्री मारता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग काफी लंबा है, परंतु इस मार्ग में, मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, परंतु इस मार्ग में इसे वर्षा अथवा अन्य साधनों से कम जल प्राप्त होता है।
इस बीच में वर्षा वर्षा ज्यादा नहीं होता, तो आसपास का गंदगी इस नदी में नहीं आ पाता है। जो भी यह बह करके अपने साथ लाता है शुरू से वही रहता है, तो एक्स्ट्रा गंदा नहीं आ पाता। वर्षा होगा तो एक्स्ट्रा गंदा अपने साथ बहा कर लाएगा। कहते हैं कम जल के कारण इसकी अपर्दन शक्ति कम होती है, इसी कारण इसमें गाद यानी सिल्ट की मात्रा ऊपर में कम होती है। ठीक है, अभी जानते हैं असम में बहुत भयानक बाढ़ आया हुआ है, उसका मेन कारण यही ब्रह्मपुत्रा नदी है ना। और जानते हैं एगो बात, जैसे कि हमारा पाकिस्तान के साथ में डील है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, आप उस साइन को नहीं तोड़ सकते हैं। उसके तहत यह बात निर्धारित किया गया है कि जो सिंधु नदी का पानी है जो भारत होकर के पाकिस्तान में बहता है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। भारत सिंधु नदी के पानी को कभी नहीं रोकेगा, पाकिस्तान को वह नदी का पानी हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन इस ब्रह्मपुत्रा नदी के चलते, ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि चाइना से होकर के तिब्बत से बहते हुए, तिब्बत पर तो चाइना ने कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया, और वह अपने अरुणाचल प्रदेश पर भी, हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश, उस पर भी चाइना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वह मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वह चाइना का हिस्सा है। उन्होंने अपने पर्सनल नक्शे में, चीन ने अपने खुद के नक्शे में, नया नक्शा वो जारी करते रहता है, उसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई प्रांत को अपना डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं, ये भारत का जो है अंग नहीं है, यह चाइना का है। समझे? हम लोगों को बहुत सख्ती से वहां पर कार्य लेना होगा, सरकार को बहुत मतलब कि एक्टिव होकर के वहां सोचना होगा। और जानते हैं चाइना जो है बहुत बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। उस नदी का पानी चाइना जब चाहेगा तब रोक देगा, और जब चाहेगा उस नदी का सब फाटक खोल करके भारत में बाढ़ ला देगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए भारत सरकार को जल्द से जल्द कोई एक्शन उठाना होगा, क्योंकि हमारे साथ में, चाइना के साथ में हमारा कोई डील नहीं है उस नदी को लेकर के, क्योंकि वह मानता ही नहीं है कि यह हमारा पार्ट है। समझे? इस बात को थोड़ा सा सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, आइए, सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए, ये कथन था किसका जानते हैं? ये कथन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। लेकिन इस चीज को अभी जो है कोई भी नेता मंत्री इस चीज को नहीं मानता है ना। बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा सम्मानित नेता अगर हम मानते हैं किसी को अभी के दौर का, अभी तो खैर वो नहीं रहे, मतलब हम लोगों ने जिसको देखा है उस दौर का, तो उनमें सबसे अधिक सम्मानित नेता वो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी। बीजेपी के ही थे स्टार्टिंग से, शुरू से लेकर अंत तक। जब बीजेपी का गठन हुआ तब से, उस समय बीजेपी जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, है ना, तब से। लेकिन ये बातों को अभी उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं मानते हैं। आइए, कहते हैं कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां धसान घाटी से होकर बहती है, यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, धसान घाटी कहिए आप, भ्रंश घाटी कहिए, रिफ्ट वैली कहिए, इंग्लिश में कहिए आप रिफ्ट वैली कहिए, होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? देखिए, अगर कोई नदी अरब सागर में आकर गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, वह एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, और अगर कोई नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तब वह नदी निर्माण करती है डेल्टा का। ठीक है, तो कहते हैं नर्मदा एवं तापी, तापी कहिए या आप इसको ताप्ती भी कहते हैं, तापी या ताप्ती कहते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो प्रायद्वीपीय नदियां धसान घाटी से होकर के बहती हैं, है ना। जैसे आप यहां पर देखेंगे, अगर भारत का नक्शा आपके सामने है, मैंने कहा था कि आप लोग जो है एक ठो नक्शा जो है खरीद करके, मेला उला लगता है ना, मेला मेला सब में या किताब के दुकान पे नक्शा मिलता है, एगो भारत का नक्शा, एगो विश्व का नक्शा। अपने घर में कहीं पर भी आप जहां पर ज्यादातर टाइम बैठ के पढ़ाई करते हैं वहां पे रखिएगा। ठीक है, यहां से एक नदी बह करके आती है, इस नदी का नाम है आपका, और यहाँ आके गिर जाती है नर्मदा। ठीक है, और उसके बाद एक और नदी इसी के पैरेलल नीचे थोड़ी बहती हुई आती है, और यहाँ आकर के गिरती है, इसका नाम है ताप्ती। यही दो नदी है, ये दोनों नदी अरब सागर में आकर के गिर गई। इस तरफ के सागर को क्या कहते हैं? इस तरफ के समुद्र को अरब सागर कहते हैं ना। तो यहाँ पर आकर यह नदी गिरी, तो इस ओर गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख क्या होता है? तो ज्वार नदमुख होता है
कि जब कोई नदी, ये ज्यादा ढलान है, यहां से आकर के जब समुद्र में मिलता है ना, तो समुद्र का जो लहर है, जो ज्वार समुद्र में बार बार उठता है, वह उठ करके नदी के मुख तक आ जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है। यानी कि समुद्र का ज्वार नदी के मुख तक आ जाता है, इसका नाम है ज्वार नदमुख एस्चुरी। ठीक है। तो नर्मदा एवं ताप्ती ऐसी दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। यहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी है। यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी है, उन पहाड़ियों के बीच से जो घाटी है, उस वैली से होकर के यह नदी बहती है ना। कहते हैं अरब सागर में प्रवेश करने के पहले यह नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती, यानी एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर? जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए किसी भी उत्तर पर, एकदम क्लियर कट है। आप समझ रहे हैं एकदम आसान भाषा में सारी बातों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई दिक्कत है पढ़ाई करने में, बेशक आप लोग हमारे साथ जुड़िए। हमारी पूरी पढ़ाई जो है दिशा ऑनलाइन क्लास के ऐप पर होती है, 9th क्लास से लेकर के कंपटीशन तक। अभी आप लोग 9th के बच्चे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप बेशक अभी भी जुड़ सकते हैं, बहुत लेट नहीं हुआ है। जो 2-3 गो चैप्टर पढ़ाई हुआ है, हर सब्जेक्ट में 1-2 चैप्टर करके पढ़ाई हुआ है, तो वो चैप्टर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है। तो वही कहते हैं कि लाइव क्लास आपका डेली होता है, डेली लाइव क्लास होता है, रूटीन बांधा हुआ है, उस रूटीन के हिसाब से डेली अपने अपने टाइम पर क्लास होता है। जैसे मेरा एसएसटी का टाइम है शाम के 6 बजे, तो वह शाम के 6 बजे डेली होता है ना। मैथ का टाइम है सुबह के 7 बजे, साइंस का टाइम है शाम के 7:30 बजे, यानी 6 से 7 हम एसएसटी पढ़ाते हैं, और 7 से 7:30 आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, 7:30 बजे से दोबारा आप साइंस पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश आप 3 बजे पढ़ते हैं। तो हर चीज का टाइम बांधा हुआ है। हिंदी संस्कृत आप 4 से 4:30 बजे पढ़ते हैं। तो आपका लाइव क्लास डेली होता है, यह डेली आपको लाइव क्लास मिलेगा। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाए, उस समय आप कहीं चले गए, नहीं कर पाए, छूट गया, तो आप उस चीज का रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं, है ना। आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, पैनल पीडीएफ मिलता है, और एग्जाम के टाइम में हम लोग जो है रिवीजन सीरीज वगैरह चलाते हैं, वो भी आपको मिलता है। कोई भी एग्जाम रहता है आपको रिवाइज वगैरह कराते हैं। बीच बीच में टेस्ट वेस्ट, स्पेशल संडे तंडे महासंग्राम वगैरह होते रहता है, वो सब चीज का लिखना जरूरी नहीं है ना। बहुत सारा आपके लिए जो बेहतर हो सकता है वो करते हैं। आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के चारों विषय, है ना। साइंस के तीनों विषय, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ठीक है, उर्दू व्याकरण, सब चीज सब पढ़ाया जाता है। इस बैच का नाम है पहल बैच। कहाँ होती है पूरी पढ़ाई? दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर। कहाँ होती है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर, है ना। आप यह ऐप जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपना आप मोबाइल नंबर, अपना आप जीमेल आईडी और अपना नाम, है ना, इतना सा चीज डाल करके रजिस्टर कर लेते हैं। फिर आप वहां पर क्लास 9 सेलेक्ट करते हैं। 9 सेलेक्ट करते हैं तो आपको दिखता है पहल बैच। बस खाली आपको ये ऐप इंस्टॉल करके क्लास 9 जो है आपको सिलेक्ट करना है, नाम वाम डाल के बस पहल बैच दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको ऑप्शन आएगा बाय नाउ, बोलेगा कि बैच खरीदिए। बाय नाउ मतलब बैच खरीदिए, है ना। तो वहां पर आपसे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, सिर्फ 499 रुपया एक बार, महीना महीना नहीं है, एक बार का है, ठीक है। तो आप एक बार जुड़ जाइएगा, जो नए बच्चे हैं जुड़ जाइएगा, आप सभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ठीक है बात। सर जी ऑनलाइन बेस्ड है कि ऑफलाइन? ऐसा सवाल कर रहे हैं मनीष कुमार जी। एक जगह पे इतना सब सब्जेक्ट, है ना, सभी विषय एक ही जगह पे अलग अलग टीचर्स के द्वारा एकदम बेस्ट आपको पढ़ाया जाता है। और तो और ऑफलाइन में जो सुविधाएं नहीं है, वह क्या है कि आप अगर क्लास नहीं गए तो आपका क्लास छूट गया। ऑनलाइन में आपका क्लास छूट हो गया है तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर कोनो चैप्टर आप भुला गए, रिवीजन करने के लिए रिकॉर्डेड बैच पढ़ा हुआ है साल भर में, जब चाहे तब देख सकते हैं। टेस्ट होता है चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है, इतना कुछ कहीं नहीं होता है। तो ऑनलाइन सबसे बेहतर है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। आप अपने आप से वादा करेंगे कि हम समय पर पढ़ेंगे, हमारा ये टाइम है, रूटीन है, इस टाइम पे हम अपना पढ़ेंगे, तब, है कि नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई जाएगा नहीं ना आपको उठाने के लिए, उठो रे पढ़ो रे, आपको खुद अपना डिसिप्लिन मेंशन करना होगा, तब जा करके। तो जुड़ जाइएगा आप सभी बच्चे, ठीक है ना।
बिल्कुल आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हम लोग अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बुक में जो है ढेर सारे दिए गए हैं। इस चैप्टर में लगभग कितने 4 सवाल दिए गए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया है। आइए हम लोग जल्दी से इन चारों सवाल को करते हैं, फिर आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे आपको जल्द से जल्द इसका नोट्स दे दें। टेस्ट वगैरह तो आपका लग गया है, ठीक है। आपका जो कल ऑब्जेक्टिव हुआ था वो टेस्ट लग गया। आज जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का किए हैं वह भी लग गया है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हिमालय एवं जो प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब पूरे, एक तो हिमालय क्षेत्र से भी निकलने वाली नदी हो गई और दक्षिण भारत की भी नदी हो गई, उन नदियों का जो मुख्य विशेषता है उसका वर्णन कीजिए। तो दोनों तरह की नदी का दो अलग अलग तरह का विशेषता होगा ना। जो हिमालय की नदियां उसकी कुछ अलग विशेषता है, प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ अलग विशेषताएं हैं। हिमालय की नदियां सालों भर बहती है, प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है, वह सालों भर नहीं बहती है। तो कहेंगे कि भारत की नदियां 2 प्रमुख वर्गों में बांटी जाती हैं। नंबर 1 हिमालय की नदियां, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों की अलग अलग हम लोग विशेषता बता देंगे। कहेंगे हिमालय की नदियां जैसे कि, हिमालय की नदियां जैसे कुछ उदाहरण, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा 12 मासी होती हैं। पहली खासियत क्या हो गई इसकी कि यह नदी जो होती है यह 12 मासी नदी होती है, मतलब यह सालों भर बहने वाली नदी होती है। मतलब कि यह नदी जो होती है बच्चा सालों भर बहती है, ठीक है। इसका पहला खासियत क्या हो गया कि यह नदी जो है सालों भर बहती है, 12 मासी नदी है, ठीक है। बात बात क्लियर है। फिर कहेंगे कि इन्हें जल वर्षा के साथ साथ हिम के पिघलने से भी मिलता है। हिम मतलब बर्फ, बर्फ के पिघलने से इसको पानी मिलता है, इसीलिए इनमें पूरे वर्ष जल भरा हुआ रहता है। ये अपने ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं और गाद, बालू जैसे पदार्थों को दूर तक ले जाती है। ये अपने ऊपरी पहाड़ी हिस्से में बहुत तेज कटाव करती है और उसको बहा करके मैदानी भाग में मिट्टी को ले जाती है, इसी से तो जलोढ़ मिट्टी आती है। कहते हैं मार्ग में यानी रास्ते में गॉर्ज, पानी दीजिएगा, गॉर्ज, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी भू आकृतियों का निर्माण करती है। ये अपने रास्ते में बहुत तरह की आकृति भी बनाती है। गॉर्ज का निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है, ऑक्स बो लेक यानी जिसको हम लोग कहते हैं गोखुर झील, उसका भी निर्माण करती है। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय को काट करके अरुणाचल प्रदेश में एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है, बहुत बड़ा का गड्ढा का निर्माण कर देती है ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये हिमालय की नदियों की कुछ कुछ विशेषताएं होगी शॉर्टकट में। अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषताएं बता देते हैं जो कि हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी में जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मुख्यतः वर्षा पर निर्भर नदी है। यह सालों भर नहीं बहती है, यह मौसमी नदी होती है। इनमें वर्षा ऋतु में जल अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाता है, कुछ कुछ नदियां सूख भी जाती हैं। कहते हैं नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाकर गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का, एस्टुरी का। जबकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो नदियां जो है अलग अलग मार्ग से होकर के बह रही हैं। जो अरब सागर में गिरती हैं वह गॉर्ज थी का, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। ठीक है बात सर जी। अपारदन, अपारदान, अरे अपारदान नहीं है जी, अपर्दन है बच्चा। आयुष ज्यादा गेम खेलते हैं क्या, नाम रखे आयुष गेमिंग। अपर्दन नहीं पढ़े हैं। अपर्दन मतलब होता है ऊपरी परत का, मिट्टी के ऊपरी परत का नष्ट होना, पानी उसको अपने साथ काट के ले जाती है, उसको अपर्दन कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए।
प्रायद्वीपीय पठार, यानी वही दक्षिण भारत का जो पठारी इलाका है वो। इसके पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो बोलेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां दो दिशाओं में बहती हैं। नंबर 1 पूरब की ओर बहने वाली नदियां, नंबर 2 पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, तो आइए पूरब की ओर बहने वाली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदी यानी कि देखिए ये आपका प्रायद्वीपीय, ठीक है। पूरब की ओर बहने वाली नदी मतलब कि ये नदियां जो यहां से निकल करके इधर की ओर बह रही हैं, ठीक है, इधर की ओर बह रही हैं। कहीं यहां से निकला ऐसे कहते हुए इधर गया, कोई इधर चला गया इधर, तो ये पूरब की ओर बह रही हैं क्योंकि ये साइड हमारा पूरब है, ये साइड हमारा क्या है, पूरब है। ठीक है, तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, यहां आकर गिरती है। इनकी ढाल कम होती है, इसीलिए अपने मुहाने के पास इनकी गति धीमी हो जाती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहते हैं गोदावरी को इसकी विशालता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इनकी अनेक सहायक नदियां हैं जैसे कि शिवनाथ, मांद, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, है ना, ये सब पढ़े थे आप। अब हम लोग थोड़ा सा इसका जिक्र कर देते हैं। जो नदियां पश्चिम की ओर आकर के गिरती हैं, तो पश्चिम की ओर ज्यादा नदी नहीं गिरता है, कम में नदी गिरता है ना। पूर्व की ओर ज्यादा नदी गिरता है। ठीक है, तो ये आपका जो है भारत है, दक्षिण भारत, और यहां पर जो है नदी सब आकर के कुछ नदियां इस साइड में आकर के गिरती है। ठीक है, ठीक है बात, कुछ नदियां इधर भी छोटी मोटी नदियां गिरती हैं। तो कहेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सरवती, पेरियार अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इनकी ढाल अधिक होने के चलते, बहुत ज्यादा ढालू रहता है, इनकी ढाल अधिक होने के चलते मुहाने के पास इनका प्रवाह तीव्र हो जाता है। ये नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जाके डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती हैं, यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसीलिए पूरब की ओर बहने वाली नदियां विस्तृत डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां संकरी जलधाराओं के रूप में समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, एकदम बेसिक सा बात है, कोनो ऐसा नया बात है बताइए? जो आप पढ़े हैं सब वही है कि नहीं? आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। आज हम खैबे नहीं किए हैं, भूखले हैं, है ना, थोड़ा काम में फंस गए, खा ही नहीं पाए। अभी बहुत तेजी से आए हैं आपका क्लास लेने के लिए, इसीलिए लगता है हम जोर से नहीं बोल पा रहे हैं क्या? सर इतना सारा नोट्स नहीं बना पाते हैं, कैसे बनाएंगे? दिक्कत तो है, मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चा। सभी के लिए 24 घंटा का ही समय होता है ना, उस 24 घंटे का यूटिलाइज अच्छा से करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए जहां तक हो पाता है, धीरे 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 आप कर पाएंगे, है ना। करने से, प्रयास करने से हो जाता है, धीरे 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 आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आइए नंबर 3 और दूठो क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। नंबर 3 क्या कहता है? भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का बहुत महत्व है। काहे जानते हैं? काहे कि भारत जो दूसरे देश के साथ में व्यापार करता है ना, इसमें हम लोग जो है जैसे इस समुद्र से होकर के यहां व्यापार करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका जो है नदी सब इधर इधर बहता है, और इन नदियों के माध्यम से हम लोगों का कुछ कुछ बंदरगाह भी कनेक्ट है। जैसे हुगली नदी में आपका जो है कोलकाता बंदरगाह है। तो और दूसरा क्या है कि नदी ने मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जो है लाके रखा है जलोढ़ मिट्टी। आपका याद है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इस जलोढ़ मिट्टी के चलते हम लोगों का खेती बहुत अच्छा होता है, खेती हम लोगों का बहुत अच्छा होता है कि नहीं? तो इस वजह से हमारे लिए यह जो है क्या है, एक वरदान है ना। और नदियों के द्वारा हम लोग सिंचाई व्यवस्था भी अपना ठीक रखे हैं। तो कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। नदियां कृषि, उद्योग, कोनो फैक्ट्री चलाते हैं उसमें भी नदी का पानी चाहिए होता है, पढ़ेंगे आप क्लास 12th में ये सब चीज। परिवहन,
एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ऊर्जा उत्पादन यानी कि नदी के पानी को घेर करके बांध बना करके उससे बिजली उत्पादन करने में, और आजीविका, मछली उछली पालन करके आजीविका चलाने का यह स्रोत है। इनके प्रवाह से देश की लगभग 40% भूमि जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई है। ये जो 40% जमीन का एरिया है यह जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, जो नदियों की ही देन है, जो अत्यंत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियों की घाटियां अनाज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। इधर ही तो सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है ना, तो अगर नदियां नहीं रहती तो नहीं हो पाता। फिर कहते हैं कि नदियां जल विद्युत उत्पन्न करके देश को ऊर्जा प्रदान करती है। नदी से आप जो है बड़ा बड़ा बांध उंध बना करके उससे बिजली उत्पन्न करते हैं उसके पानी से, तथा सिंचाई के माध्यम से फसलों को जल उपलब्ध कराती है। सिंचाई के लिए फसल को अलग अलग नहर से जोड़ करके जल उपलब्ध कराती है नदियां। फिर कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना जैसी नदियां आज भी नौ परिवहन यानी नाव चलाने के लिए साधन है। नदियां मछली पालन और पर्यटन से भी लोगों को आजीविका का आधार बनाती। बहुत सारे लोग नदियों से मछली मार के, मछली पालन करके उस पर निर्भर है, अपनी जिंदगी चला रहे हैं, है ना। कहते हैं अनेक नगरों और उद्योगों की स्थापना नदियों के किनारे हुई है, जैसे कि जमशेदपुर, कोलकाता, वाराणसी, कानपुर आदि। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार नदियां भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन रेखा है। एक आप कह सकते हैं कि नदियां भारत के लिए लाइफ लाइन का काम करती हैं। नदियां भारत के लिए लाइफ लाइन का काम करती है ना। कौन बच्चा है कहता भैया आप कभी शायरी नहीं सुनाते हैं। शायरी वायरी मुझे नहीं आता है, ठीक है, शायरी वायरी मुझे नहीं आता, आप लिख के भेजिए तो हम पढ़ देंगे, ठीक है। आइए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा आंसर इसका है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। कहते हैं भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आंसर इसका थोड़ा सा हम लोगों का बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका यह चैप्टर जो है बच्चा वह कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यह आपके बाद यह चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो भारत में झील के प्रकार का वर्णन आपको हमने पढ़ाया था कि भारत में जो है झील के कई प्रकार हैं। याद आया जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो धसान घाटी झील, गोखुर झील, ये सब चीज पढ़े थे। तो सबसे पहला है धसान घाटी झील, जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्ट वैली। और इसी रिफ्ट वैली से होकर के दो नदी बहती है प्रमुख दक्षिण भारत की नदी, एक नर्मदा और एक ताप्ती। याद है कुछ, नर्मदा और ताप्ती नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी के बीच में, है ना। कहते हैं कि जब पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको पपड़ी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत यानी पपड़ी में दरारें या धसाव के कारण घाटी बन जाता है, एक वैली बन जाता है, अंदर की ओर धस गया, अब इसी में नदी बह सकता है, उसमें जल भर जाता है, तब ऐसे झील को धसान घाटी झील कहते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका की विक्टोरिया झील, न्यासा, रुडोल्फ झील, भारत में तिलैया झील, बांध से निर्मित कृत्रिम झील, ये सभी जो है आपका धसान घाटी झील का उदाहरण हो गया, ठीक है। दूसरा आपका आता है गोखुर झील या परिव्यक्त झील, ऑक्सबो लेक कहते हैं इसको। जब नदियां ऐसे ऐसे करके विसर्प का निर्माण करती हैं तो बीच में ही नदी क्या करती है, शॉर्टकट मार के इधर से बहने लगती है। तो ये आपका जो एक झील का निर्माण हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। कहते हैं जब नदी अपने मार्ग में, अपने रास्ते में अत्यधिक मोड़ बनाती है और बाद में वह मोड़ कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है, तो गाय के खुर के आकार की जो है एक झील बनती है, जिसे गोखुर या परिव्यक्त झील कहते हैं। इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसे बिहार की कांवर झील, बेगूसराय में सरैया मान झील जो बेतिया में है, यह गोखुर झील का एक उदाहरण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, लैगुन झील। लैगुन झील समुद्र तट पर बनता है, यह खारे पानी का झील होता है, ठीक है। कहते हैं कि समुद्र तट पर जब रेत की पट्टियां समुद्री जल के एक हिस्से को मुख्य समुद्र से अलग कर देती है तो लैगुन झील बनती है। मान लीजिए यही बहुत बड़ा का समुद्र था, ठीक है, बहुत बड़ा का समुद्र था। इसका एक हिस्सा में क्या हो गया कि यहां पर जो है ना बालू जमा हो गया, बालू,
ठीक है, रेत जिसको बालू कहते हैं। और इतना सा पानी जो है इस समुद्र से थोड़ा सा एक बांध के जरिए, बालू वाला बांध के जरिए प्राकृतिक रूप से बंध गया, इसी को हम लोग लैगून कहते हैं। उदाहरण के लिए चिल्का झील जो उड़ीसा में है, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में है, वेमनाड झील जो केरल में है, ये सभी लैगून झील के कुछ उदाहरण हैं। अगला कहेंगे चौथा नंबर, अवरोधक झील या इसको बैरियर लेक्स कहते हैं। कहते हैं जब पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन या चट्टान के गिरने से नदी का प्रवाह रुक जाता है और जल एकत्र होकर के झील बनाता है, तब उसे अवरोधक झील कहते हैं। मान लीजिए कि नदी इधर से बहकर जा रहा था, ठीक है, यहां पर था पहाड़, इस पहाड़ से मिट्टी टूट के गिरा और ये इसको रास्ते को बाधित कर दिया, तो ये इधर जो नदी का पानी जमा हो गया, अब ये नदी इधर से बहकर चली गई, तो ये जो झील का नई का झील का निर्माण हुआ, इसको कहते हैं अवरोधक झील। जैसे उत्तराखंड में एक झील है गोहना झील, वह उदाहरण है इस प्रकार के झील का। नंबर 5 है क्रेटर झील। क्रेटर झील होता है ज्वालामुखी से, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर ज्वालामुखी था, यहां पे धधकता हुआ एकदम मैग्मा है, पिघला हुआ लोहा है समझ लीजिए, ठीक है, और बीच बीच में ये लोहा बाहर निकलता है, मैग्मा जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है ना। तो ऐसे होता है, बीच बीच में हो रहा था, सैकड़ों सालों हजारों सालों तक हुआ, कुछ समय बाद यह ठंडा पड़ गया, ये खत्म हो गया अंदर का मैग्मा, तो ये जो खलिया जगह बचा बीच में है, जो बीच में खाली जगह बचा, इसमें वर्षा का पानी जो है ना घुस गया, वर्षा का पानी घुस गया इसमें जी, अब पूरा ऊपर तक एकदम लबालब पानी हो गया। तो ये जो झील का निर्माण हुआ, एक सब दिन यहाँ पर झील रहेगा, इसको कहते हैं क्रेटर झील। कहते हैं पुराने ज्वालामुखी के मुंह या गड्ढे में जल भर जाने से जो झील बनती है उसे क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील है ना, यह बैसाल्ट शिला में उल्का पिंडीय प्रभाव से बना है, उल्का पिंड के गिरने से इस प्रकार का बना था। फिर कहते हैं आपका छठा हिमानी झील। हिमानी झील, हिम मतलब होता है बर्फ, यानी ग्लेशियर वाला बात होगा, यहां बर्फ वाला बात होगा। कहते हैं जब ग्लेशियर्स के पिघलने से या उनके अवशेषों से जल एकत्र होकर के झील बनता है, तब उसे हिमानी झील कहते हैं। यानी कि बर्फ के पिघलने से कहीं आसपास के क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है, उसको हम लोग झील कहते हैं। कैसा झील? हिमानी झील, ग्लेशियल लेक कहते हैं। जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ये सब उत्तराखंड में पड़ता है, ये सभी आपके इसके उदाहरण हैं। और अंतिम एक सातवां प्रकार बताएंगे, भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। मतलब कि अंदर जमीन के अंदर कोनो हलचल हुआ, कोनो आपका जो है आया होगा, वो क्या कहते हैं, भूकंप वगैरह आया होगा, उसके चलते किसी झील का निर्माण हुआ है, या टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के चलते हुआ है, तब उसको कहेंगे भूगर्भीय झील। तो पृथ्वी की आंतरिक क्रिया जैसे भ्रंश या भूकंपीय हलचल के कारण भूमि में बने अवसाद में जल भर जाने से ऐसे झील बनते हैं, इसको कहते हैं भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील या टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। जैसे कि वूलर झील जम्मू कश्मीर में, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। खारे पानी की झील का नाम क्या है? सांभर झील। मीठे पानी की झील वूलर झील, डल झील। ठीक है, ठीक है बात। सर जी एसएसटी का नोट्स डाउनलोड नहीं होता, आयुष कुमार क्या बात कर रहा है, होता होगा कि हम देख लेते हैं, ठीक है, नहीं होता होगा तो हो जाएगा, लेकिन होता है हम जानते हैं। कोई बच्चा कंप्लेन नहीं किया, बच्चा आप पहला बार कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा सब चीज डाउनलोड होता है। आप बढ़िया से कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, डाउनलोड क्या एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट करके ही प्रिंट होता है। आप वो 3 डॉट पे क्लियर करेंगे तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसको, ठीक है, ठीक है। आइए, तो कुल मिलाकर के आपका इस क्वेश्चन के साथ में आपका यह चैप्टर बच्चा कंप्लीट हो गया, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन पर। हमने बता दिया एप्लीकेशन पर जुड़कर कैसे पढ़ाई होती है। जो नए बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं, बेशक आप जुड़कर हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी प्यारे बच्चों को जो शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इसी के साथ कल हम लोग जो है अपना इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका 3 चैप्टर हो चुका है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है कल तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जानते हैं, है देखिए क्या क्या पढ़ाई हुआ है अब तक में। हिस्ट्री में 3 चैप्टर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर, और इकोनॉमिक्स में आपका 2 चैप्टर, और आपका जियोग्राफी में 3 चैप्टर। कुल मिलाकर के 10 चैप्टर आपका पढ़ाई
एसएसटी में आपका जो है यही ना एसएसटी होता है, एसएसटी में आपका बच्चा 10 चैप्टर का पढ़ाई हुआ है, ठीक है। अभी जानते हैं और कितना पढ़ना बाकी है। देखिए हमें कितना कार्य करना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। इसमें टोटल है 8 चैप्टर, पॉलिटी में टोटल है 6 चैप्टर, इकोनॉमिक्स में टोटल है 6 चैप्टर, और ज्योग्राफी में टोटल वो डिजास्टर मैनेजमेंट लगा करके टोटल है 13 चैप्टर, है ना। तो 13 और 6 6 12, 13 12 25 और 25 और 8 33, है ना। टोटल इतना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है ना। इतने ना है जी। हिस्ट्री में 8 है, 814, 14 6 20 10 30 3 33, हाँ 33 ठो हम लोगों को पढ़ना है, सॉरी 33, हम सोच रहे थे 39, है ना। तो 10 ठो हो गया अपना। अभी और हम लोगों को जो है 23 ठो चैप्टर अभी हम लोगों को पढ़ना है एसएसटी में, समझे। एसएसटी का क्या हाल है अभी, एसएसटी का हाल ये है कि 10/33, यानी कि 33 चैप्टर में 10 चैप्टर डन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समय अभी पर्याप्त है, हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा बेतिया से है बच्चा, देखा है झील, बहुत अच्छा बात है रुपेश। फिर गंगा से लंबा तो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा है। गंगा भारत में 2525 किलोमीटर लंबी है, समझ रहे हैं। गंगा भारत में ना निकलती है, लेकिन सिंधु भारत में 2525 किलोमीटर थोड़ी है। सिंधु का कुल लंबाई ना ज्यादा है, वह भारत में भी बहता है, पाकिस्तान में भी बहता है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में बहता है, फिर भारत में प्रवेश करता है, फिर बांग्लादेश में जाता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है बच्चा, वो तो दूसरे देश में भी बहता है ना, ठीक है। तो कुल मिला करके आई थिंक कि आपका पूरा डाउट वगैरह क्लियर हो गया होगा, है ना। कौन सा पीडीएफ ने अपलोड हुआ है बाबू, सुमन कुमारी सिमरन, पॉलिटिकल साइंस का कोई पैनल पीडीएफ रह गया है क्या। नहीं बाबू कुछ चेंज नहीं हुआ है बच्चा ज्योति। आइए अब हम लोग जो है अपने इस क्लास को आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं, और इसके बाद आपका जो है इकोनॉमिक्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा तब तक, और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अपने एप्लीकेशन पर, और वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। और ठीक है बच्चा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड अ गुड नाइट।